नदी में बहू का लकड़ी वाला नाव घर। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आर्यन की सगाई शहर के सबसे रईस बिल्डर की बेटी से होने वाली है। दामिनी देवी बीच में सोफे पर बैठी है और आसपास पड़ोसने विमला, नीता, राधिका, नव्या, पारुल बैठी है। अरे दामिनी बहन, क्या किस्मत पाई है तुमने। सुना है लड़की वाले दहेज में हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। अरे विमला, हेलीकॉप्टर तो छोटी बात है। मेरा आर्यन है ही लाखों में एक। उसके लिए तो मैं चांद का टुकड़ा ला रही हूँ। हाँ हाँ, देख लेंगे। सुना है आर्यन आजकल किसी और के ही चक्कर में है। सही कह रही हो काकी। मैंने उसे नदी किनारे उस मछुआरे की बेटी से बातें करते देखा था। अगर वो आ गई ना तो इस हवेली में मच्छी बाजार खुल जाएगा। मम्मी जी गजब हो गया। पंडित जी मंडप में बैठे हैं लेकिन आर्यन देवर जी कमरे में नहीं है। क्या? कहाँ गया वो? अभी तो शेरवानी पहन रहा था। मॉम, भाई का स्टेटस देखो, मैरिड। क्या? तभी मुख्य दरवाजा जोर से खुलता है। आर्यन और गौरी अंदर आते हैं। गौरी ने साधारण लाल साड़ी पहनी है और गले में गेंदे के फूलों की माला है। बारिश में दोनों थोड़े भीगे हुए हैं। आर्यन, ये भिखारी की औलाद यहाँ क्या कर रही है? और ये गले में माला, ये सब क्या नाटक है? ये नाटक नहीं, हकीकत है माँ। मैंने गौरी से शादी कर ली है। अब यही इस घर की छोटी बहू है। शादी इस 2 कौड़ी की लड़की से जिसका बाप मछलियां पकड़ता है? तूने मेरी नाक कटवा दी आर्यन। लो जी, मैं सोच रही थी देवरानी के साथ पार्लर जाऊंगी। ये तो मछली मार्केट ले जाएगी। छी, कैसी बदबू आ रही है इसके कपड़ों से। दीदी, ये बदबू नहीं, मेहनत की महक है। और रही बात गरीबी की, तो इंसान कपड़ों से नहीं, संस्कारों से अमीर होता है। ओहो, फिलॉसफी झाड़ रही है। ए लड़की, यहाँ भाषण के पैसे नहीं मिलते। अरे बस करो, अब शादी हो गई है तो। आप चुप रहिए माताजी। आर्यन, अभी के अभी इसे निकाल घर से, वरना तू भी इसके साथ दफा हो जा। दामिनी, बाहर बहुत तेज बारिश है, रात भर रुक जाने दो बच्चों को। अरे पारुल, तुम्हें बड़ी दया आ रही है तो तुम ले जाओ अपने घर। आर्यन, अगर तूने इसके साथ कदम बाहर रखा तो आज से तेरा इस जायदाद पर कोई हक नहीं। न कार, न क्रेडिट कार्ड, न ये छत। आर्यन जेब से वॉलेट और चाबियां टेबल पर पटकते हुए। रख लीजिए अपनी दौलत पापा, मुझे गौरी का साथ चाहिए, आपका अभिमान नहीं। चलो गौरी। आर्यन और गौरी खाली हाथ बारिश और तूफान में घर से निकल जाते हैं। पीछे से दामिनी दरवाजा जोर से बंद कर देती है। नदी का सुनसान किनारा, रात का समय। आर्यन और गौरी नदी किनारे पड़ी एक पुरानी टूटी फूटी बड़ी नाव के पास पहुंचते हैं। ये नाव सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। गौरी, माफ करना, मैं तुम्हें महलों की रानी बनाने लाया था और देखो, छत भी टपक रही है। अरे आप घबराते क्यों हैं? महल में वो सुकून कहाँ जो खुली हवा में है। और ये नाव टूटी है तो क्या हुआ? मेरे पापा कहते थे अगर नीयत साफ हो तो कागज की कश्ती भी पार लग जाती है। अगली सुबह गौरी और आर्यन काम पर लग जाते हैं। उफ, ये हथौड़ा चलाना तो लैपटॉप चलाने से ज्यादा मुश्किल है। सीख जाओगे मिस्टर पतिदेव। लाओ, मैं मिट्टी का लेप लगा देती हूँ, छेद बंद हो जाएंगे। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। गौरी नाव के एक कोने में ईंटों का चूल्हा बनाती है और नदी की मिट्टी से बर्तन बनाती है। कुछ दिन बाद आर्यन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनाड़ी होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं मिलता। गौरी, सिर्फ 3 मछलियां मिली हैं। इन्हें बेचकर तो आटा भी नहीं आएगा। हम खाएंगे क्या? सुनिए, इन्हें बेचेंगे नहीं, हम इन्हें पकाएंगे। नदी में इतने नाविक और मजदूर हैं, उन्हें दोपहर में गरम खाना कौन देता है? कोई नहीं। गौरी ने मछलियों को खास मसालों के साथ पकाया। खुशबू हवा में फैल गई। अरे भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? भूख से जान निकल रही है। आ जाओ काता, आ जाओ भैया। नाव वाली बहू की रसोई, गर्मा गर्म मछली चावल, घर जैसा स्वाद, सिर्फ 30 रुपए में। सीना और रजत वहां से गुजर रहे थे। रजत देखो कितना क्यूट सेटअप है, चलो ट्राई करते हैं। वाह भाई साहब, ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में नहीं मिलता। भाभी जी, आपके हाथों में जादू है। अरे भाई हटो, पहले मैं लूंगा। गौरी भाभी, मेरे लिए 2 प्लेट एक्स्ट्रा लगाना। देखते ही देखते गौरी का छोटा सा ढाबा चल पड़ा। भीड़ लगने लगी। आर्यन ऑर्डर्स लेता और गौरी खाना बनाती। उनकी कमाई बढ़ने लगी और उन्होंने नाव को सजाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीत जाते हैं।
हवेली में मातम सा माहौल है। विकास ने जुए में सब कुछ गवा दिया है। बैंक के अधिकारी और वकील घर में घुस आए हैं। मिस्टर किशोर, आपकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है। आपने लोन की किस्तें नहीं भरी और आपके बेटे ने कंपनी के नाम पर बड़ा फ्रॉड किया है। साहब, थोड़ा वक्त दे दीजिए, मेरा बेटा नादान है। वक्त खत्म हो चुका है, अभी के अभी घर खाली कीजिए। वही शिखा रोते हुए फोन पर। हेलो पापा, मम्मी, प्लीज आ जाओ, हम सड़क पर आ गए हैं। हाय, मैं मर गई। मेरा सोना, मेरी इज्जत। विकास, तूने ये क्या किया? माँ चिल्लाओ मत, मुझे क्या पता था वो स्कीम फेक होगी। अब मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्या डालूंगी कि हम बेघर हो गए, #होमलेस। अरे नीता, देख रही है, बड़े घमंड से बहू को निकाला था, आज खुद की खटिया खड़ी हो गई। इसे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। राधिका, वीडियो बना ले, वायरल होगा। हाँ काकी, देखो कैसे सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। बड़ा घमंड था ना पैसों का, सब धरा का धरा रह गया। लेकिन बच्चों, किसी की बर्बादी पर हंसना नहीं चाहिए। काश दामिनी ने तब मेरी बात मानी होती। शाम का समय है। रेस्टोरेंट रोशनी से जगमगा रहा है। शहर के बड़े लोग वहां खाना खा रहे हैं। तभी फटेहाल कपड़ों में किशोर, दामिनी, विकास, शिखा, पिंकी और अम्मा जी वहां पहुंचते हैं। उनके साथ शिखा के माता पिता चांदनी और राकेश भी है। शिखा, ये कैसी जगह ले आई? ये तो वही तुम्हारी देवरानी की नाव है ना? लेकिन ये तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रही। मेरा दामाद तो सब डुबो आया और छोटा दामाद तो राजा बन गया। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे पास एक पैसा नहीं है। वे लोग अंदर जाते हैं। गौरी काउंटर पर खड़ी हिसाब कर रही है और आर्यन ग्राहकों से बात कर रहा है। वेलकम सर, आपकी टेबल तैयार है। अचानक उसकी नजर सामने खड़े अपने ससुराल वालों पर पड़ती है। गौरी बेटा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह अमीरों के लिए नहीं, कद्रदानों के लिए है। और आप लोगों को तो कद्र करना आता नहीं। बेटा, हमें माफ कर दे, हम बर्बाद हो गए। हमारा घर, दुकान सब नीलाम हो गया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे किशोर जी, आप यहाँ? ये आपकी बहू है, कमाल का खाना बनाती है। रुकिए आर्यन, हमारे दरवाजे दुश्मन के लिए भी बंद नहीं होते। ये तो फिर भी परिवार है। लो भाई, ड्रामा शुरू। अब सास रानी बहू के आगे भीख मांगेंगी। देखो विमला, मजा आ गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। सब मंजूर है बहू, बस रहने को जगह और खाने को रोटी दे दे। ये घर नहीं, बिजनेस है। यहाँ मुफ्त का निवाला नहीं मिलता। अगर यहाँ रहना है और खाना है तो काम करना पड़ेगा सबको। क्या मैं काम करूंगी? मेरे नाजुक हाथ। तो फिर तुम्हारे नाजुक पेट को भूखा रहना पड़ेगा। फैसला तुम्हारा है। दृश्य बदलता है और बैकग्राउंड में मजेदार संगीत बजने लगता है। किचन के एक कोने में दामिनी देवी, जो कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाती थी, अब ढेर सारे प्याज काट रही हैं। हाय मेरी किस्मत, सोचा था बहू के हाथ की चाय पीऊंगी, यहाँ खुद पूरी बारात की चाय बना रही हूँ। अरे दामिनी बहन, थोड़ा सलाद और लाना, तुम्हारे हाथ के कटे प्याज में स्वाद ही अलग है। वहीं दूसरी तरफ जेठानी शिखा और उनकी माँ चांदनी सिंक पर खड़े होकर बड़े बड़े बर्तन धो रही हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, बेटी को रानी बनाने भेजा था, यहाँ बाई बन गई। राकेश जी को देखो कैसे कोने में बैठकर आलू छील रहे हैं। भाग्यवान, चुपचाप काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। आर्यन बेटा बहुत सख्त मैनेजर हैं। मम्मी धीरे बोलो, गौरी सुन लेगी तो रात का खाना नहीं देगी। उसका रूल सख्त है, नो वर्क नो फूड। रेस्टोरेंट के सर्विस एरिया में विकास और पिंकी वेटर की ड्रेस पहने ग्राहकों को सर्व कर रहे हैं। वेटर, सूप ठंडा है, गर्म करके लाओ। जी मैम, अभी लाई। #waiterlife, #so sad। कैश काउंटर पर किशोर सेठ बैठे हैं और आर्यन उन पर कड़ी नजर रखे हुए है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सर, 50 रुपए खुले नहीं है। अरे किशोर सेठ, कभी मैं आपकी दुकान पर लाइन लगाता था, आज आप मेरी पर्ची काट रहे हो। वक्त वक्त की बात है। वाह भाई वाह, मेरी छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया। जो घर बिखर गया था
उसे इस नाव ने जोड़ दिया। इसे कहते हैं वक्त का पहिया। काम खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा खाना खा रहा है। सबके चेहरे पर थकान है, लेकिन सुकून भी है। पहली बार वे अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं। गौरी बेटा, आज मुझे समझ आया कि मेहनत की रोटी का स्वाद क्या होता है। सालों बाद आज चैन की नींद आएगी। मुझे माफ कर दे गौरी, मैं अपनी झूठी शान में अंधी हो गई थी। तूने हमें सिर छिपाने की जगह दी, वही बहुत है। तू ही असली लक्ष्मी है। और देवरानी जी, आपकी मछली करी की रेसिपी मुझे भी सिखा देना। कस्टमर्स दीवाने हैं इसके। देखा गौरी, तुमने सिर्फ घर नहीं बचाया, तुमने इंसानों को भी बदल दिया। घर ईंट पत्थर से नहीं, प्यार और एक दूसरे के साथ से बनता है। चाहे वो आलीशान हवेली हो या लकड़ी की नाव। नाव नदी की लहरों पर शान से तैर रही है। उस पर लिखा है गौरी का तैरता महल। सभी हंसते हैं और एक ग्रुप फोटो लेते हैं। पहाड़ों की गोद में बसे रामपुर गांव में आज कयामत की ठंड थी। रामदीन के पुराने किराए के मकान के बाहर कोहराम मचा था। अरे ओ रामदीन, बाहर निकल। आज 3 महीने हो गए, न किराया आया न कोई खबर। क्या मेरी हवेली को धर्मशाला समझ रखा है? सेठ जी, भगवान के लिए रहम करो। बाहर देखिए कैसी बर्फ गिर रही है। गैराज बंद पड़ा है। मुकेश और सूरज को पगार नहीं मिली। 2 दिन की मोहलत दे दो बस। हाँ सेठ जी, मेरे पोता पोती छोटे हैं। इस ठिठुरती ठंड में हम कहाँ जाएंगे? अपनी मरी हुई बीवी का वास्ता हमें मत निकालो। ओ ड्रामा कंपनी, ये इमोशनल अत्याचार अपने पास रख। मुझे अभी के अभी घर खाली चाहिए, वरना तेरा सामान सड़क पर फिकवा दूंगा। ओ कालिया, सामान बाहर फेंकना शुरू कर। खबरदार जो किसी ने हमारे सामान को हाथ लगाया। अरे सेठ जी, क्या छाती पर पत्थर रख कर आए हो? इंसान हो या बर्फ की सिल्ली? थोड़ी देर रुक जाओ, हम खुद ही चले जाएंगे। गरीब हैं, बेशरम नहीं। बड़ी जुबान चल रही है तेरी। निकलो यहाँ से। मीना, शांत हो जा। सेठ जी, हम जा रहे हैं। मुकेश, सूरज, चलो अपना सामान उठाओ। यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं बची। जी सरिता। बाबूजी, चलिए उठिए। भगवान को शायद यही मंजूर है। पूरा परिवार अपना सामान सिर पर रखकर बर्फ में ठिठुरता हुआ सड़क किनारे चलने लगा। माँ, मेरे पैर जम रहे हैं, मुझे घर जाना है। बस बेटा, थोड़ी देर और, हम कोई अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। भैया, भैया, वो देखो, उस पुराने पेट्रोल पंप के पीछे क्या खड़ा है? अरे, वो तो वही डबल डेकर बस है जो शर्मा ट्रेवल्स ने कबाड़ समझकर फेंक दी थी। कबाड़ ही सही भैया, कम से कम छत तो है। चलो सब लोग, दौड़ो उधर। सावित्री बस को पास से देखकर माथा पीटते हुए, हाय मेरी फूटी किस्मत। सोचा था बुढ़ापे में राज करूंगी, यहाँ तो इस लोहे के खटारा डिब्बे में रात बितानी पड़ेगी। इसमें तो खिड़कियां तक नहीं है। माँ जी, अभी ताने मारने का वक्त नहीं है। जान बचानी है तो इसी कबाड़ को महल बनाना पड़ेगा। सरिता दीदी, वो रद्दी अखबार निकालो। बहू, यहाँ तो हवा ऐसे आ रही है जैसे चाकू चल रहे हों। हम सब अकड़ जाएंगे सुबह तक। अकड़ेंगे नहीं बाबूजी। सूरज जी, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? वो प्लास्टिक की शीट बस के टूटे शीशे पर लगाओ। और दीदी, हम इन अखबारों को गीला करके खिड़कियों के सुराखों पर चिपका देते हैं। सूखने पर ये हवा रोक लेंगे। मान गया मीना, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मुकेश भैया, आप वो पीछे वाला दरवाजा रस्सियों से बांध दो। मैं यहाँ बीच में अंगीठी जला देती हूँ। धुएं के लिए ऊपर का रोशनदान खोल देती हूँ। सब लोग इसके पास आ जाओ। हाय राम, थोड़ी जान में जान आई। सरिता, तेरे हाथ की चाय मिल जाती तो ये नर्क भी थोड़ा ठीक लगता। अभी लो माँ जी, अदरक तो नहीं है पर काली मिर्च कूट कर डाल देती हूँ, गले को आराम मिलेगा। रात किसी तरह गुजरी। अगली सुबह सूरज और मुकेश बस के इंजन को देख रहे थे। ठंड के कारण लोहे के औजार हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। भैया, मामला जमा हुआ है पर बिगड़ा नहीं है। इसका रेडिएटर तो ठीक है, लेकिन ये फैन बेल्ट तो पूरी तरह टूट चुकी है। इसके बिना इंजन चालू हुआ तो बस आग पकड़ लेगी। अब इस जंगल में फैन बेल्ट कहाँ से लाए? गैराज में भी शायद ही मिले। लगता है हमारी किस्मत में यही जमना लिखा है। मीना चाय का गिलास थमाते हुए, अरे जेठ जी, इतनी जल्दी हार मान गए?
फैन बेल्ट ही तो है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। दीदी, अपनी वो पुरानी नायलॉन वाली साड़ी देना जरा। साड़ी? मीना, हम इंजन ठीक कर रहे हैं, फैशन शो नहीं। आप बस देखते जाओ। सूरज जी, इस साड़ी को ऐंठ कर रस्सी बनाओ, इतनी मजबूत कि टूटे ना। ये नायलॉन है, गर्मी और घर्षण झेल लेगा। वाह भाभी, इसे कहते हैं देसी इंजीनियरिंग। भैया पकड़ो दूसरा कोना, बनाते हैं इसकी बेल्ट। दोनों भाइयों ने साड़ी की रस्सी बनाई और इंजन में फिट कर दी। इसके बाद सूरज चोरी छिपे गैरेज से थोड़ा डीजल और कुछ नट बोल्ट ले आया। इधर सरिता और मीना ने बस के अंदर का हुलिया बदलने की ठानी। मीना, जरा इधर आना। हवा तो रुक गई, पर ये लोहे की दीवारें तो बर्फ जैसी ठंडी हैं। बच्चे सोएंगे कैसे? दीदी, जंगल में देखो कितनी भेड़ों की ऊन और सूखी घास पड़ी है, चलो उसे बीन लाते हैं। हे भगवान, अब हम जानवरों की ऊन में सोएंगे? बहू, मेरा दिमाग फट जाएगा अब। कभी साड़ी का इंजन, कभी ऊन का बिस्तर। माँ जी, ये ऊन ही असली हीटर है। हम इसे पुरानी साड़ियों की थैलियों में भरकर दीवारों पर लगा देंगे, फिर देखना शिमला में भी गर्मी लगेगी। और हाँ, वो गोलू की पुरानी ड्राइंग बुक के पन्ने भी दीवारों पर चिपका देंगे, घर सुंदर लगेगा। शाम तक बस सजकर तैयार थी। बाहर से खटारा दिखने वाली बस अंदर से रंग बिरंगी और गर्म लग रही थी। तभी सूरज ने ड्राइवर सीट पर बैठकर चाबी घुमाई। जय बजरंगबली। नहीं हो रही स्टार्ट, बैटरी डाउन लग रही है। बाबूजी, गोलू, पिंकी, सब नीचे उतरो, धक्का लगाना पड़ेगा। लो कर लो बात। पहले घर से निकाले गए, अब बस को धक्का भी हम ही लगाए। मैं नहीं लगाऊंगी, मेरी कमर दुख रही है। माँ जी, आप बस स्टीयरिंग संभालो, हम धक्का लगाते हैं। चलो, 1 2 3, जोर लगा के, हाइशा। बर्फ में फिसलते हुए सबने धक्का लगाया। इंजन ने एक जोरदार खांसी खाई और बस स्टार्ट हो गई। अरे वाह, शेर जाग गया। मेरे शेरों, तुमने तो कमाल कर दिया। हुर्रे, हमारा घर चल सकता है, हमारा घर चल सकता है। चुप हो जाओ सब, वो देखो पुलिस की जीप, और साथ में वो शैतान करोड़ीमल भी है। निकलो यहां से। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर, पकड़ो इनको। मेरी जमीन और मेरी बस दोनों हड़प ली। हे रामदीन, नीचे उतरो सब। सरकारी जमीन पर डेरा जमाए हो, चलो थाने। किस बात का थानेदार साहब? ये बस शर्मा ट्रेवल्स ने कबाड़ में फेंक दी थी। ये रहे कागज जो हमें कचरे में मिले। और जमीन की बात है तो हम कौन सा यहाँ घर बनाकर बैठे हैं, हम तो मुसाफिर हैं। मुसाफिर? ये खटारा चलती भी है? तभी सूरज एक्सेलरेटर दबाते हुए, सिर्फ चलती नहीं साहब, दौड़ती है। बैठो सब लोग। बाय बाय सेठ जी, आपका किराया जब हम लखपति बन जाएंगे तब भिजवा देंगे, वो भी ब्याज के साथ। बस धूल उड़ाती हुई निकल गई। सेठ करोड़ीमल खांसता रह गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद बस पहाड़ी चढ़ाई पर हाफने लगी। सूरज, गियर छोटा कर, इंजन गर्म हो रहा है, कहीं वो साड़ी वाली बेल्ट न टूट जाए। भैया, साड़ी तो टिक जाएगी, पर रेडिएटर पानी मांग रहा है और हमारे पास पीने का पानी भी कम है। ये लो, बच्चों के लिए रखा था, पर अभी बस ही हमारा सबसे छोटा बच्चा है, इसे पिला दो। जैसे तैसे बस पहाड़ी के ऊपर पहुंची। 2 दिन के सफर के बाद हाईवे पर उनकी बस एक भारी जाम में फंस गई। चारों तरफ बर्फ और रुकी हुई गाड़ियां थी। माँ, भूख लगी है, राशन भी खत्म हो गया है और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। दीदी, देख रही हो इन कारों में बैठे अमीर लोग कैसे ठिठुर रहे हैं। इनके पास पैसा है पर खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि सब दुकानें बंद हैं। मीना, हमारे पास आटा है, आलू हैं और चाय की पत्ती भी, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास आग है। समझ गई दीदी। मुकेश भैया, सूरज जी, बस के बाहर वो ब्लैक बोर्ड टांगो। आज से ये बस सिर्फ घर नहीं, होटल है। होटल? यहाँ सड़क पर? हाँ, लिखो उस पर, रामपुर वाला गरम जुगाड़ू ढाबा, चाय, पकौड़े और रोटियां। अरे ओ भाई साहब, गाड़ी में क्या ठिठुर रहे हो, इधर आओ। अदरक वाली कड़क चाय और गर्मा गर्म आलू के पराठे, मात्र 20 रुपए में। तभी एक ट्रक ड्राइवर बड़ी सी पगड़ी बांधे बस के पास आया। हो भाई साहब,
सच में चाय मिलेगी क्या? 2 दिन से बर्फ में फंसे हैं, आत्मा कांप गई है। अरे बेटा, सिर्फ चाय नहीं, गर्मा गर्म पराठा भी मिलेगा। आओ अंदर, अंगीठी जल रही है। वाह बेबे, स्वाद आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे घर आ गया हूं। ये लो 50 रुपए, और मेरे बाकी दोस्तों को भी बुला लूं। अरे बुलाओ पाजी बुलाओ, आज पूरी रात लंगर चलेगा। देखते ही देखते बस के बाहर लाइन लग गई। सरिता रोटियां सेकती, मीना चाय छानती, मुकेश और सूरज ऑर्डर लेते और सर्व करते। वो बस जो कल तक कबाड़ थी, आज हाईवे का सबसे चमकता सितारा बन गई थी। भाई साहब, आपकी बस का नाम क्या है? अगली बार इसी रूट से आऊंगा तो यहीं रुकूंगा। मीना गर्व से बस की तरफ इशारा करते हुए। इसका नाम है भैया 2 बहुओं का चलता फिरता स्वर्ग। कुछ महीनों बाद एक सुंदर पहाड़ी इलाके में सजी धजी बस खड़ी है। अब उनके पास पैसे भी है और खुशियां भी। अरे मीना बहू, जरा चाय में चीनी कम डालना, वो विदेशी मेम साहब मांग रही हैं। और सरिता, पनीर पकौड़े का नया बैच निकाल। अरे भाग्यवान, बहुओं को सांस तो लेने दे। अब तो हम मालिक हैं, नौकर थोड़ी। देख रही हो दीदी, कल तक जो माँ जी हमें कबाड़ में रहने पर ताना मारती थी, आज मैनेजर बनी बैठी हैं। इसे ही कहते हैं वक्त मीना। हमने कबाड़ को सिर्फ घर नहीं, अपनी पहचान बना लिया। हाँ, और भी भीड़ मिलेगी। चलो बस स्टार्ट करो। बस का हॉर्न बजता है। पौ पौ। और वो खुशहाल परिवार अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ चलता है। न किसी मकान मालिक का डर, न ठंड की चिंता। उनके पास उनका अपना गर्म चलता फिरता स्वर्ग था। कहानी का सार, मुसीबतें तो सबकी जिंदगी में आती है, पर जो रोने की जगह जुगाड़ और हिम्मत से काम लेते हैं, वो कबाड़ को भी महल बना देते हैं। दर्शक मित्रों, अगर आपको हमारी ये जुगाड़ू बहुएं पसंद आई तो कमेंट में वाह बहू जरूर लिखना।